Assalamu alaikum. Welcome to the CCL Mind and Cut podcast series. Today we have living legend Professor Dr. Iqbal Afridi with us. Thank you sir for your time. Sir, Mind and Cut connection की history क्या है, थोड़ा सा इसको explain कर दीजिए. दरअसल बात यह है कि पुराने दौर से ही सबको पता था कि ज़हनी दिमाग का जिस्म के दीगर अज़ा ख़ास तौर पर पेट और दिल से क्या वास्ता है. इस पे अगर देखा जाए कि लोग कहते हैं कि मेरा दिल डूब रहा है, लेकिन यूरोप में दिल से पढ़ें, लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं और इंग्लैंड में कहते हैं कि आप गट लेवल पे महसूस करें. तो गट का दिमाग से ताल्लुक़ है. और हिंदुत्व के बारे में कहते हैं कि उन्होंने ये साइकोसोमेटिक की बात की, लेकिन अगर हम तारीख़ पे नज़र दौड़ाएं तो इब्न सीना, जो इसको इब्न सीना जो अब्बासिन खलीफा में थे और उसने 100 किताबें लिखी हैं, उसकी ये किताब है द कैनन ऑफ मेडिसिन, जो 300 साल MBBS का कैरिकुलम का हिस्सा था. उसने अपनी किताब में एक लिखा है कि एक बंदा नौजवान जो बहुत ही कमज़ोर था, किसी दवाई इलाज से, हकीमों से, तबीबों से ठीक नहीं हो रहा था, जब इसके पास लाया गया तो पता चला, जो हिस्ट्री ली कि सब तो पेट और उसके जिस्म के मुतालिक पूछ रहे थे, इसने इमोशन के मुतालिक पूछा तो पता ये चला कि इस बंदे की जहाँ ये रिश्ता करना चाह रहा था वहाँ से रिश्ता नहीं हुआ, और जब से उसके जिस्म में तब्दीली आने लगी और इंतहाई कमज़ोर है. तो उसने इस चीज़ को साबित करने के लिए उसकी नब्ज़ पे हाथ रखा जैसे हकीम रखते हैं, और जैसे ही ये उस लड़की के उस शहर का जिक्र करता था तो उसकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती थी, और उस शहर, उस गली का, तो इसने ये साबित किया कि किस तरह से ज़हनी परेशानी का इजहार पल्स की शक्ल में और जिस्म पे होता है. इसी तरह बेनेट नाम का एक बंदा था जो गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट किया, तो उसका ये पूरा मैदे का हिस्सा खुल गया और मैदा नज़र आता. तो साइंटिस्ट ने ये महसूस किया कि क्यों ना अच्छा मौका है, इस पर हम रिसर्च करें. वहाँ उसके पेट में इलेक्ट्रोड डाल दिए, जैसे एन पावलोव ने कुत्तों के उसमें डाले थे, इंसानों पे तो नहीं कर सकते थे. और उसको पहले क्या करते, गर्म पानी में उसका हाथ रखते थे, फिर ठंडे में रखते थे, तो देखा कि इसके मैदे में उतार चढ़ाव आ रहा है, जूसेस की शक्ल में और कलर की शक्ल में. उसके बाद में उन्होंने इसको साइकोलॉजिकल ज़हनी परेशानी में डाल दिया, और देखते थे कि जैसे ही वो परेशान होता था तो मैदा अंदर से सिकुड़ जाता था, उसके तेज़ाब में जो रतूबतें निकलने में उतार चढ़ाव होता था. तो ये प्रूव किया गया कि ज़हनी परेशानी का इजहार किस तरह से उसमें पेट की शक्ल में होता है. सर, देखने वाली ऑडियंस को किस टाइम, उसमें जो मरीज़ हैं उनको किस टाइम एहसास होना चाहिए कि अब उनको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है बाय गट कनेक्शन की डिस्टर्बेंस की वजह से? सबसे पहले तो बात यह है कि हम लोग खाने को ऐसे समझते हैं कि सेकेंडरी चीज़, हालांकि रिस्क को अगर सही तरीके से इबादत समझ कर खाई जाए, इसको माइंडफुल कहते हैं आजकल हमारे दौर में, नई रिस्क, लेकिन इसको हम पहले से ही इस्लाम में था कि हर काम खुशू वज़ू के साथ, ख़ास तौर पर नमाज भी पढ़नी है, पूरी मुकम्मल तवज्जो के साथ, वहीं के वक्त उसी के मुतालिक सोचना है. तो हम ये करते हैं हमारे यहाँ कि खाने पे बैठा हुआ है और तवज्जो उस पे है, मोबाइल पे या TV पे है, जिसकी वजह से दिमाग के अंदर जो सटाइटी सेंटर है उसी हिसाब से वो भूख और रतूबतें निकलती नहीं हैं. तो लिहाजा हमें खाने पे मुकम्मल तवज्जो देते हुए कि अल्लाह की नेमत है, आराम आराम से चबा चबा के अच्छी नीयत के साथ खाएं, और उतना खाएं कि वो पूरा पेट ना भरें. यानी कोशिश ये होनी चाहिए कि 1/3 हिस्से को छोड़ देना चाहिए. तो मुकम्मल जो है भूख नहीं मिटाना चाहिए, बल्कि कम होना चाहिए उसमें, और जब हस्ब ज़रूरत खानी चाहिए. नहीं है कि शादी का खाना टूट पड़े. खुर्दम बराए जियस, न कि जियस बराए खुर्दम. खाने के लिए नहीं जीना, जीने के लिए खाना. चाहे वो दावत में हो, पराया खाना हो, लेकिन पेट तो अपना है. तो लिहाजा एक तो आराम से खाएं और अकॉर्डिंग टू दी नीड ऑफ द बॉडी खाई जाए. फिर अब सवाल ये कि कब, अगर वो आम
جو طریقوں سے اس کا علاج نہ ہو. خاص طور پر لوگ انڈوسکوپیاں کراتے ہیں. میرے پاس ایک پیشنٹ آیا, اس نے 21 انڈوسکوپیاں کرائی تھی. دوسرا پاکستان ہاکی ٹیم کا قومی کھلاڑی, اس کا میں نام نہیں لوں گا, 13 انڈوسکوپی باہر سے کرائی تھی. تو ہمارے جو کولیگس ہیں گیسٹرونٹرولوجسٹ, ان کو بھی اور عام لوگوں کو بھی چاہیے کہ اگر وہ نارمل طریقے سے, نارمل علاج جو ہے اس طریقے سے ٹھیک نہ ہو, شدت میں زیادہ ہو, دورانیے میں زیادہ ہو اور اس کی کارکردگی اس کی وجہ سے خراب ہو, تو آپ اس کو چاہیے کہ اگر صرف جسمانی نہیں بلکہ سائیکولوجیکل انٹرونشن, اور خاص طور پر سائیکیٹرسٹ پہ جانے میں ہچکچائیں نہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے بہت سارے اچھے مریض جو بہت دیر پا تھے, اس کی کارکردگی خراب ہو رہی تھی. اور پاکستانی ہاکی ٹیم کی کھلاڑی کے جس کے میں ذکر کر رہا ہوں, اس کا کیریئر ختم ہو گیا. تو لہٰذا ایسی صورت میں سائیکیٹرسٹ سے یا ذہنی معالجین سے رجوع کرنے میں ہچکچائیں نہیں بلکہ اس میں پہل کریں. سر آڈینس کے لیے آپ کا ٹیک اوے میسج کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمیں مریض کو ہولسٹکلی دیکھنا چاہیے, اوور آل دیکھنا چاہیے. ایک صرف معدے پہ یا دل پہ اس پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ایک عضو دوسرے عضو سے جڑا ہوا ہے. دوسرا, اس کو موقع دینا چاہیے کہ وہ بات وینٹیلیٹ کرے. اور لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ اپنی جو تکالیف ہیں اس میں شرمائیں نہیں, اس کو اچھی طرح سے اظہار کریں. اور دوسری بات ہے کہ نفسیاتی بیماریاں جسم کے دیگر اعضاء کی طرح ہیں. لوگ الٹی دست کہتے ہوئے نہیں شرماتے, اداسی اور ڈپریشن کہتے ہوئے شرماتے ہیں. تو لہٰذا نفسیاتی بیماریوں کو سمجھنے میں پہل کریں, اور آئیے ہم مل کر ان کو سمجھیں, ان کی تشخیص کریں اور ان کو شکست دیں. Thank you so much, sir, for your time. Thank you for watching Mind and Cut podcast series.